स्वागत है बच्चों। हम लोग इस वीडियो में ग्रेविटेशन डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेविटेशन जो है एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स, ऑल स्टार्स, अर्थ, सारी चीजों के मोशन, जिसमें भी मास है उनके मोशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, वही ग्रेविटेशन फोर्स है। तो हम लोग यहाँ पर अचानक से नहीं पहुंचे, मतलब इस थ्योरी को सडनली नहीं समझ लिए कि ये सब ड्यू टू ग्रेविटेशन है, जबकि यहाँ तक पहुंचने के पहले की कहानी जो है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं। उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो सबसे पहले किसी ने समझने की कोशिश की, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, या सन और अर्थ का जो मोशन है या प्लैनेट्स का, उसको जो समझने की कोशिश की, तो उसके हिसाब से सबसे पहले एक टॉलमी नाम के साइंटिस्ट ने एक जियोसेंट्रिक मॉडल दिया। जियोसेंट्रिक मॉडल में जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, और उसके इर्द गिर्द सारे के सारे प्लैनेट्स और स्टार मूव करता है। ये एक रिलीजियस बिलीफ पर बना हुआ मॉडल था कि आदमी जो है सन ऑफ गॉड है, तो इसलिए हम लोग मेन है, हम लोग प्राइमरी लोग हैं इस यूनिवर्स में, तो इसलिए अर्थ जो होगा वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स होना चाहिए और बाकी चीजें इसके इर्द गिर्द मूव करनी चाहिए। तो ये थ्योरी बहुत दिनों तक चली है। भारत में इससे अलग एक आर्यभट्ट नाम के एक ऋषि ने एक जो थ्योरी दिया, उसमें सन वाज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और उसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। भारत की थ्योरी ज्यादा सही थी, लेकिन हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं और हम लोग को ज्यादा उसका कुछ नॉलेज नहीं है। उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद, एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। इस मॉडल के ठीक उल्टा, जियोसेंट्रिक मॉडल के ठीक उल्टा, उसने एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल बताया। हीलियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब यह है कि सन जो है, सन को हीलियो बोलते हैं, हेलोज है वो। तो सन जो है, सन वाज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल में सन जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, और डिफरेंट प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, अर्थ भी सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो ये रिलीजियस बिलीफ जो थी क्रिश्चियन फेथ की, उससे ठीक उल्टा है, मतलब उसके अगेंस्ट है। तो इसलिए ये मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया तुरंत, और इसी को कैरी फॉरवर्ड किया, इसी थियरी को और ज्यादा कैरी फॉरवर्ड किया गैलीलियो ने। गैलीलियो ने भी इसी थियरी को माना कि ये थियरी सही है, और उसके हिसाब से उसने यहाँ तक ये प्रूफ किया कि जितने भी ऑब्जेक्ट धरती की तरफ गिरते हैं, जब भी कोई चीज हम लोग फेंकते हैं और जब धरती की तरफ गिरता है, तो उसके जो गिरने का जो एक्सेलरेशन है वो सबके लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, सेम है। और इस थ्योरी को सपोर्ट करता था, तो गैलीलियो को इसलिए प्रोसिक्यूट किया गया, क्योंकि ये रिलीजियस थ्योरी के, रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट था। तो उसी समय पर एक नोबलमैन हुआ करता था, मैं भूल गया कहाँ का नोबलमैन है ये, उसका नाम है टाइको ब्रा। और टाइको ब्रा ने क्या किया कि विथ नेकेड आइज, मतलब नंगी आंखों से, उसने रात में जो प्लैनेट्स हैं उनका मोशन को ऑब्जर्व किया अराउंड सन। मतलब उसने इसी थ्योरी पर आगे चलते हुए उसने बहुत सारा डाटा कैलकुलेट किया, बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया, और उसी का असिस्टेंट था केपलर, जोहानस केपलर। तो केपलर ने इस जो भी डाटा कलेक्टेड था, इस कलेक्टेड डाटा को स्टडी किया, और फिर उसने कुछ लॉज दिए, और वो जो लॉज हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ केपलर्स लॉ बोलते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। क्या है केपलर, कॉपरनिकस के बाद से गैलीलियो, टाइको ब्रा, ये सब मान रहे हैं कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल है। हीलियोसेंट्रिक मॉडल में सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और उसके इर्द गिर्द जो भी प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं।
तो उसके हिसाब से टाइको ब्रा ने बहुत सारे डाटा कैलकुलेट किए, बहुत सारे डाटा इकट्ठा किए और उसकी स्टडी किया केपलर ने। और केपलर ने जो स्टडी किया, उसकी स्टडी के बाद केपलर ने 3 लॉज दिए, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन बोलते हैं उन तीनों लॉ को। और वो लॉज क्या क्या है देखते हैं, वो लॉज क्या क्या है। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट ये है कि सन, जो भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। और अभी तक ये था कि हम लोग मतलब जो भी पीछे के जो थिंकर्स थे वो मानते थे कि जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड सन इन अ सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। बट केपलर ने जो नोटिस किया, उसके हिसाब से प्लैनेट्स सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव करते हैं, बल्कि प्लैनेट्स मूव अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और सन क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं इन लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है, जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल बोलते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकस, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्स क्या है? इलिप्स सर्कल के जैसा ही होता है, लेकिन वो सर्कल नहीं है बल्कि एक थोड़ा सा मतलब ऊपर से उसको दबा दिया जाए, अंडे के शेप का होता है, वो इलिप्स होता है। इलिप्स को हम लोग जैसे कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग एक इलिप्स का एक शेप अगर जानना होगा तो इलिप्स कैसे बनता है कि अगर हम लोग एक धागा ले लें, ठीक है ना, एक धागा फाइनाइट लेंथ ले लें, एक रस्सी ले लें एक फाइनाइट लेंथ का, जिसका लेंथ एल हो, तो उसको हम लोग अगर 2 पॉइंट पर फिक्स कर दें, इसको बोलते हैं फोकस F1 और इसको बोलते हैं फोकस F2। इन दोनों पॉइंट पर हम लोगों ने जो भी फिक्स लेंथ था उसको फिक्स कर दिया, बांध दिया इसको। और यहां से अगर इसको हम लोग टाइट कर दें, एक पेंसिल से टाइट कर दें, और उस अगर पेंसिल को अगर मूव करेंगे तो वो जो ट्रैजेक्टरी लेगा वो जो पेंसिल, वो इलिप्स होगा, ठीक है। ये इलिप्स बनेगा, ये इसका मेजर एक्सिस कहलाता है। मेजर एक्सिस ज्वाइनिंग, इसको फोकस बोलते हैं, इसको फोकस, 2 फोकस होते हैं, इन दोनों फोकस फिक्स किया, जहां पर भी हमने रस्सी को फिक्स कर दिया, 2 फोकस हो गए, और इस पॉइंट को हमने ट्रैजेक्टरी पर जहां मूव कराया, और ये जो शेप बनता है इसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। दोनों फोकस से जो पास होने वाली लाइन इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, ठीक है। तो क्या बोला, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और जो सन होगा, सन इज एट वन ऑफ द फोकस, ठीक है। जो प्लैनेट्स होंगे वो इस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन जो है वो एक फोकस पर मौजूद है, ठीक है। तो पहला डेविएशन ये है कि पहले जो मतलब मानते थे, पहले के जो लोग मानते थे वो ये मानते थे कि सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं। जबकि क्या हुआ, केपलर ने ये ऑब्जर्व किया कि जो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो क्या हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। इलिप्स को मैंने बताया कि क्या है, इलिप्स एक अंडा शेप का है, या ये बोल सकते हैं कि एक डिफॉर्म्ड सर्कल है, ठीक है। डिफॉर्म सर्कल बनाते कैसे, इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए अगर एक फिक्स लेंथ लिया जाए, एक फिक्स लेंथ की रस्सी है, उसको 2 पॉइंट पर हम लोगों ने फिक्स कर दिया,
तो इसको टाइट करती हुई, जिस पॉइंट को अगर हम लोग इस टाइट करती हुई पॉइंट से अगर मूव कर दें टाइट करते हुए, तो ये जो शेप बनेगा इसको इलिप्स बोलते हैं, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। मेजर एक्सिस क्या है? पासिंग थ्रू बोथ फोकस, जो लाइन पास होगी उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे। दोनों फोकस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या होगा? माइनर एक्सिस होगा। ठीक है, और ये इन दोनों पॉइंट का तो जहां पर कट करेंगी वो ओरिजिन हो गया। ठीक, तो पहला क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स मूव करते हैं। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन वो है कि लॉ ऑफ एरिया है। लॉ ऑफ एरिया है। लॉ ऑफ एरिया क्या है कि प्लैनेट्स जो हैं इन इक्वल टाइम दे स्वीप इक्वल एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या है? उसने जो दूसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ एरिया क्या है कि इन इक्वल टाइम दे स्वीप इक्वल एरिया। मतलब कि जो प्लैनेट्स हैं वो क्या है कि इन, अगर हम लोग यहां पर बनाए अगर ऐसे, तो इन डेल्टा टाइम टी अगर ये एरिया डेल्टा ए है अगर, तो ये कहा गया कि इन सेम डेल्टा टाइम टी ये एरिया भी सेम ही रहेगा। मतलब लॉ ऑफ एरिया क्या है कि इन गिवन टाइम डेल्टा टी एरिया स्वीप्ड बाय द प्लैनेट्स विल बी इक्वल। ठीक है, मतलब कि जो भी एरिया स्वीप्ड होगा, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज कांस्टेंट, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्या बोला कि लॉ ऑफ एरिया क्या है? लॉ ऑफ एरिया ये है कि एरिया स्वीप्ड बाय द प्लैनेट इन टाइम डेल्टा टी विल बी सेम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट दूर है तो स्लो हो जाएगा। जब यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट जब प्लैनेट मूव करता है यहां से यहां तक, तो इसमें स्पीड स्लो है, यहां पर स्पीड फास्ट है। तो जब भी प्लैनेट्स जो है वो जब सन के पास पहुंचते हैं तो वो फास्ट हो जाते हैं, और वो जब दूर होते हैं तो वो स्लो होते हैं। ये इसका मतलब कंक्लूजन है। लॉ ऑफ एरिया ये है कि इन एनी गिवन टाइम डेल्टा टी एरिया स्वीप्ड बाय द प्लैनेट्स विल बी इक्वल। ठीक है, और उससे ये पता लगता है कि जब वो दूर हैं तो मतलब जब भी ऑब्जेक्ट सन से दूर है तो उनकी स्पीड स्लो होती है, और जब वो पास होते हैं तो उनकी जो प्लैनेट्स है उनकी स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिर है उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है सन के अराउंड, जब वो मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, तो इसका जो टाइम पीरियड जो टी है वो क्या है? इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, ये जो मेजर एक्सिस है इस पॉइंट का हाफ, ये जो है इस लेंथ का क्यूब जो है वो जो टाइम पीरियड है उसके प्रोपोर्शनल है। ये उसका ऑब्जर्वेशन है। जो केपलर्स के 3 ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो प्लैनेट्स हैं वो क्या हैं? एलिप्स में घूमते हैं,
और सन जो है, सन इज एट वन ऑफ द फोकस, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ एरिया ये है कि इन इक्वल टाइम डेल्टा टी इक्वल एरिया इज स्वीप्ड, ठीक है। उसके बाद थर्ड लॉ है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। वो क्या है कि जो भी इन वन टाइम पीरियड, जितना भी एक वन टाइम पीरियड, जब भी ऑब्जेक्ट या जो भी प्लैनेट्स हैं उसका जो वन टाइम पीरियड है वो क्या है, उसका जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के, मतलब मेजर एक्सिस के आधा के, ठीक है, मेजर एक्सिस के आधा के क्यूब के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये पॉइंट ए हो गया और ये माइनस ए हो गया, ये जीरो है, तो हाफ ऑफ मेजर एक्सिस टाइम पीरियड ये होगा, ठीक है।